हाँ जी दोस्तों, सेक्शन नंबर आपने 129 देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। कहीं ना कहीं उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 134, जो कि बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, बोर्ड रिपोर्ट्स की, कुछ कुछ बात करेगा ऑडिट रिपोर्ट्स की, और रिलेटेड जो भी और मैटर्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ होने चाहिए, उन सभी की चर्चाएं करता है 134। अलॉन्ग विद दैट उसकी साइनिंग होनी चाहिए, उसको किस तरीके से क्या क्या कंटेंट बोर्ड रिपोर्ट में होना चाहिए, एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से सर्कुलेट वगैरह किया जाएगा, उस टाइप की जानकारी देता है हमें सेक्शन नंबर 134। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 134 के बाद ही हमारा सेक्शन नंबर 129 जो है वो पूरा कंप्लीट माना जाता है, क्योंकि जो उसमें चर्चाएं रह जाती है उसको जाके यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। तो आपको वहां पे पता लगा था क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके साथ साथ हमें उसमें क्या लगाना जरूरी है, उसके अंदर हमें अटैच करना होता है क्या, बोर्ड रिपोर्ट, और बोर्ड रिपोर्ट के साथ साथ और क्या अटैच करना होता है, हमें अटैच करना होता है ऑडिट रिपोर्ट। जनरली प्रोसीजर किस तरीके से होता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह ड्राफ्ट किया जाएगा, उसके साथ अटैच किया जाएगा हमारा जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगा, जब उस पर साइन हो जाएगा वो ऑडिट के लिए जाएगा तो ऑडिट रिपोर्ट उस पर लगाई जाएगी, और अलॉन्ग विद दैट फिर बोर्ड रिपोर्ट भी लगाया जाएगा। और बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि सेक्शन 134 प्रिस्क्राइब करता है कि भैया ये मैटर्स तो आपके बोर्ड रिपोर्ट में होने ही चाहिए, तभी आपका बोर्ड रिपोर्ट वैलिड माना जाएगा। तो इसलिए इस टाइप की कई सारी लिस्ट हैं जो बताई गई है जो बोर्ड रिपोर्ट में होने अनिवार्य है, जिसके ऊपर से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके, जिसके रिलेटेड एरिया में से केस स्टडी भी कह लो या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है जी, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भैया जो सेक्शन 134 है वो डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज बोर्ड रिपोर्ट, इन दोनों की बात यहाँ पे होगी। ऑडिट रिपोर्ट है जिसको कि हमें अटैच करना होता है हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। रिपोर्ट जो बोर्ड का होता है, मतलब बोर्ड रिपोर्ट जो होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है एक और मैटर जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। देखेंगे हम इसके अंदर कि भैया डायरेक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रिगार्ड में होगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है कि जो भैया अकाउंट्स वगैरह बनाए जाते हैं वो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कंपनी की होती है, कंपनी का मतलब डायरेक्टर्स की होती है। तो उसके बनावट में मतलब कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस वगैरह में इसके अंदर कोई कमी पेशी तो नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, डायरेक्टर्स के ऊपर आती है, जिसको कि उन्हें देखना होता है कहां पे, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में, कि जो भी डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने प्रॉपर्ली निभाई है, और उसके अंदर कोई भी कमी पेशी है तो उसको भी वहां पर रिपोर्ट करना पड़ता है। तो मतलब कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो है वो पार्ट है किसका, बोर्ड रिपोर्ट का, और बोर्ड रिपोर्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हमें अटैच करना होता है किसके साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तब जाके ये पूरा का पूरा हमारा एक बंडल तैयार होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या था कि जो भी हमारा साइंड कॉपी होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसको सर्कुलेट किया जाता है, उसको इश्यू किया जाता है, उसको पब्लिश किया जाता है, और उसको जब हम सर्कुलेट इश्यू पब्लिश करते हैं तो उसके साथ कुछ चीजें और जोड़ते हैं। कुछ चीजें क्या जोड़ते हैं, जो भी हमारे नोट्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट को अटैच किया जाता है, और एज वेल एज बोर्ड रिपोर्ट को भी अटैच किया जाता है। तो ये इस पैराग्राफ के अंदर बेसिक जानकारी थी। अब इसी को थोड़ा सा डीप में लिया गया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑथेंटिकेट कैसे माना जाएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑथेंटिकेट कैसे माना जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज ऑथेंटिकेट जब मानी जाती है जब उसके ऊपर क्या हो जाए, सिग्नेचर, मतलब साइंड हो गया तो वो ऑथेंटिकेट हो गया। तो कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो साइंड किया जाएगा किसके बिहाफ पे। ऑब्वियसली बात है, बोर्ड क्या है, बोर्ड तो कुछ भी नहीं है ना, बोर्ड तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बोर्ड के बिहाफ पे साइन कौन करेगा, तो या तो अगर चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन साइन करेगा, और साथ ही में अगर चेयरपर्सन नहीं है तो दो डायरेक्टर्स के द्वारा साइन किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, और उन दो डायरेक्टर्स में से एक कौन होना चाहिए, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है जी, फिर साथ में कहा जाता है कि अगर कोई डायरेक्टर ऐसा है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मतलब डायरेक्टर भी है और अलॉन्ग विद दैट वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, तो वो सीईओ भी जो है वो भी साइन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। उसके बाद कहा जाता है कि अगर कंपनी ने अपॉइंट कर रखा है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर कंपनी सेक्रेटरी, अगर अपॉइंटेड है, कोई मारामारी नहीं है, अगर ये दोनों लोग अपॉइंटेड हैं तो इन दोनों लोगों के भी हस्ताक्षर होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है, तो उस केस में कोई जरूरत नहीं इनके साइन की। तो मोटा मोटा कहा क्या गया कि भैया ये जो फर्स्ट वाला है ये लोग तो साइन करेंगे, और अगर ये डायरेक्टर हुआ तो ये भी साइन करेगा, और अगर ये दोनों अपॉइंटेड हुए तो ये भी साइन करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद आती है भैया 1% कंपनी। क्या 1% कंपनी में इतने सारे प्राणी कहां होते हैं, तो उनके लिए कहा गया कि 1% कंपनी में अगर एक ही डायरेक्टर है तो वो अकेला ही साइन कर ले, माना जाएगा कि वो कंप्लीट है, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। मतलब ओपीसी की केस में अगर एक पर्सन ने भी साइन कर दिया है तो वो अपने आप में सफिशिएंट माना जाएगा, क्योंकि वहां पे इकलौता ही डायरेक्टर होता है ना। सबसेक्शन 2 कहता है कि भैया ऑडिट रिपोर्ट आपको अटैच करना बहुत जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट ऑब्वियसली बात है साइंड बाय ऑडिटर होगा, और उसको अटैच किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तभी वो जाके कंप्लीट माना जाता है। जो साइंड कॉपी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो आपने पीछे देखा कि उसको इश्यू किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, और उसके साथ कॉपी अटैच की जाएगी किस चीज की, जो भी नोट्स वगैरह होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट माना जाता है वो होगा, बोर्ड रिपोर्ट होगा, और ऑडिटर्स का भी रिपोर्ट होगा ना। बोर्ड रिपोर्ट की बात आती है तो बोर्ड रिपोर्ट के ऊपर हमारा लगता है रूल नंबर 8।
रूल नंबर 8 बताता है कि बोर्ड रिपोर्ट जो होगी, बोर्ड रिपोर्ट जो बनाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ बनाया जाएगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि कंसोलिडेटेड के ऊपर नहीं बनेगा, वो बनेगा स्टैंड अलोन के ऊपर, मतलब जो हमारी मेन होल्डिंग कंपनी होगी उसको देखते हुए बोर्ड रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो भी आपकी सब्सिडरीज है या एसोसिएट्स है या ज्वाइंट वेंचर्स है, उनके आप हाइलाइट्स लिखोगे अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कि भैया ये जो कंपनीज हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उनके हाइलाइट्स हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, उसको आप कंसीडर करोगे अपने बोर्ड रिपोर्ट में। और साथ ही में बताओगे कि इनकी वजह से आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में क्या कंट्रीब्यूशन मिला है, मतलब क्या उनसे फायदा मिला है इन सब्सिडरी से, एसोसिएट से या ज्वाइंट वेंचर से, उस चीजों का भी जिक्र किया जाएगा कहां पे, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। अब ये बात कहता है आपको रूल नंबर 8, और फिर यहाँ पे देखो एक फुटनोट के अंदर क्लैरिफिकेशन है क्या कि जो ये रूल है, रूल नंबर 8, ये अप्लाई नहीं होता किनके ऊपर, ओपीसी के ऊपर और स्मॉल कंपनी के ऊपर, मतलब छोटी छोटी कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे ना स्टैंड अलोन की बातें होती है ना कंसोलिडेशन की बातें होती हैं, तो इस टाइप की कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता ना। उसके बाद आता है कि बोर्ड रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो बोर्ड रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए यहाँ पे बड़े प्यारे तरीके से चार्ट में बताया गया है, बट इस चार्ट को अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो चार्ट यहाँ पे बताया गया है इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और देखो इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन है जो फुटनोट नंबर 5 में दिया गया है, 2 पॉइंट का एक क्लैरिफिकेशन है जो कि क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, इफ एनी इंफॉर्मेशन लिस्टेड in this subsection is provided in the financial statement, the company may not include such information in the report of board of directors। ये पॉइंट आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, और ये सब छूटना स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, सभी कंपनी के लिए है। कि सपोज करो कि इतनी सारी जानकारी दे दी गई, अब इसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन, पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई जो कि आपको बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, और अगर कोई सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो ये डुप्लीकेसी हो जाएगी ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी जानकारी दी हुई है, फिर हम बोर्ड रिपोर्ट में भी जानकारी दे रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि भैया अगर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा कंटेंट जो यहाँ पे बताया गया है, इनमें से अगर कुछ भी ऐसा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसको आपको बोर्ड रिपोर्ट में दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये सारी जानकारी है, इसको वन बाय वन अपन देखेंगे नीचे से। यहां से सबसे पहला पॉइंट कहता है क्या कि भैया जो एक्सट्रैक्ट है आपके एनुअल रिटर्न का, एनुअल रिटर्न कौन सा जो आपने देखा था सेक्शन नंबर 92 के अंदर, तो सेक्शन नंबर 92 के अकॉर्डिंग जो एनुअल रिटर्न होता है उसके एक्सट्रैक्ट को भी आपको शामिल करना है कहां पे, अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। बोर्ड की कितनी मीटिंग्स हुई है पूरे साल के अंदर, वो आपको डिस्क्लोज करना है कि नंबर ऑफ मीटिंग्स आपकी कितनी हुई है, जो बोर्ड मीटिंग जिसे बेसिकली हम कहते हैं ना। डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट्स की चर्चा हमने पीछे की है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो चर्चा आपकी इसी वीडियो में आगे चल के हो जाएगा। फिलहाल ये मान के चलो कि एक स्टेटमेंट होगी जो डायरेक्टर्स की रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर होगा, उसको भी आपको इंक्लूड करना है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। अगर कोई भी फ्रॉड्स वगैरह ऐसे हैं जो कि ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है, ऑडिटर ने अपने ऑडिट के दौरान, फाइंडिंग्स के दौरान निकाला है कि ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है कंपनी के अंदर, और वो फ्रॉड ऐसा है जिसकी कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें रिपोर्ट करना होता है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ना करके हम कंपनी को कम्युनिकेट कर देते हैं। तो अगर ऑडिटर ने कंपनी को कम्युनिकेट कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने की आवश्यकता नहीं थी, तो वैसे फ्रॉड्स को आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी शामिल करना है। फिर एक स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन होता है जो कि बनाया जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के द्वारा। अगर कंपनी के अंदर सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है, तो वैसी कंपनीज को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है, और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन देता है कि भैया सारी चीजें कैसे चल रही, सही चल रही, नहीं चल रही। तो उस टाइप की स्टेटमेंट जो होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, वो भी आप इंक्लूड करोगे कहां पे, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ना। कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है किस रिगार्ड में, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में और उसकी रेम्युनरेशन वगैरह के रिगार्ड में, उस पॉलिसीज का मतलब कि क्या बेसिस पे आप रेम्युनरेशन प्रोवाइड करते हो, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह आप डायरेक्टर्स की रखते हो जिसके बेसिस पे आप अपॉइंट करते हो, क्या उनके अंदर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, क्या मतलब उनकी अच्छाई है जिसके बेसिस पे आप उसको अपॉइंट करते हो और उसकी रेम्युनरेशन वगैरह डिसाइड करते हो। तो इसके लिए कोई तो पॉलिसी होगी ना कंपनी की, उस पॉलिसी को भी आपको रखना होता है कहां पे, अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। इसके लिए क्लैरिफिकेशन आएगा ई पॉइंट के लिए, वो अपन देखेंगे क्योंकि ये पॉलिसी बहुत बड़ी हो सकती है, पता लगा हमने डाल दिया तो बोर्ड रिपोर्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन नीचे आएगा कि अगर ये पॉलिसी आपने ऑलरेडी वेबसाइट पर अपने अगर प्लेस कर रखी है तो आपको बोर्ड रिपोर्ट में दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। चलिए क्लैरिफिकेशन नीचे देखेंगे। फिर बात आती है कि आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा और कमेंट्स भी करना होगा किन सारी चीजों के ऊपर, अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है, रिजर्वेशन है, एडवर्स रिमार्क है या फिर डिस्क्लेमर। आपने अगर ऑडिट की थोड़ी जानकारी तो आपने देखा होगा, जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो क्वालिफिकेशन देता है या कुछ रिजर्वेशन दे सकता है या फिर कोई एडवर्स रिमार्क दे सकता है या फिर डिस्क्लेमर दे सकता है। ये सारी उसके पास पावर्स होती हैं कि ऑडिट के दौरान वो इन चीजों पर कई जो उनको फाइनेंशियल्स में दिक्कतें मिलेंगी उनके ऊपर वो इस तरीके से कोट कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी कोट किया गया है किसके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा, जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, और कंपनी के केस में एक और ऑडिट होगा जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरीलियल ऑडिट।
मतलब जो कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के द्वारा किया जाता है कुछ ही कंपनीज के लिए जो वो क्राइटेरिया को मेट करते हैं। तो अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसके अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट भी हुआ है, तो अगर उस ऑडिटर ने भी कोई क्वालिफिकेशंस वगैरह दी है, कोई एडवर्स रिमार्क दिया है, तो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दो कि भैया उन्होंने क्या रिमार्क दिया और उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है बोर्ड के द्वारा। तो वो भी आप शामिल करोगे कहां पे, अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। आपको पर्टिकुलर्स देने होंगे कि भैया क्या लोन है, क्या गारंटीज है, क्या इन्वेस्टमेंट है एज पर सेक्शन नंबर 186, उसके अकॉर्डिंग कितना लोन्स वगैरह है, कितनी गारंटीज, कितनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है कंपनी के अंदर, वो चीजों की जानकारी भी आपको देनी होती है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, जो भी पर्टिकुलर्स है, जो कि सेक्शन 188 में डील किया जाता है, उसकी जानकारी भी आपको शामिल करनी होती है कहां पे, अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। स्टेट करना होगा आपको, मतलब उसका स्टेटमेंट देना होगा कंपनीज के अफेयर्स के ऊपर कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या उसके हवाओं है, उन चीजों को भी आपको शामिल करना होता है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। अगर कंपनी ने कोई भी पैसा ट्रांसफर किया है किसी भी रिजर्व्स के अंदर, तो उसकी जानकारी भी आप दोगे कि ये रिजर्व बनाया गया है और उसके अंदर इतना पैसा ट्रांसफर किया गया है। अगर कंपनी ने कोई भी पैसा रिकमेंड किया है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो उसकी जानकारी भी बोर्ड रिपोर्ट में दी जाती है कि कंपनी इस साल इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर दी है, इतना रिकमेंड किया गया है, वगैरह वगैरह। तो वो बोर्ड रिपोर्ट में भी आप डालोगे। उसके बाद दो डेट्स होती है यहाँ पे काम की। दो डेट्स कौन सी है, एक डेट वो जब आपका साल खत्म होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड वो 31 मार्च, और उसके बाद सपोज को 2 या 3 महीने के बाद बोर्ड रिपोर्ट बनाई जा रही है, उसकी एक डेट है। इस 2 या 3 महीने के बीच में अगर कोई भी ऐसा चेंज आया है जो कि इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, मतलब मटेरियल चेंजेस या भी कोई भी ऐसी कमिटमेंट्स वगैरह है जो कि 31 मार्च में नहीं थी पर बोर्ड रिपोर्ट बनाते वक्त आ गई है, आपको वो चीज पता लग गई है, तो उस टाइप की अहम बातों का जिक्र भी आप कहां करोगे, अपने बोर्ड रिपोर्ट में करके चलोगे। ये भी सिंपल सी चीज है कि कोई भी ऐसी चीज जो 31 मार्च की डेट में नहीं थी, जिस स्टेट का बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी घटना, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो आपको पता लग गया है, कब तक, जब तक आप बोर्ड रिपोर्ट बना रहे थे तब तक में, तो उन मैटर्स को भी आप इंक्लूड करोगे अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर की। ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं, कोई आपका बड़ा लॉस हो गया है, कोई बड़ा फायदा हो गया, कुछ भी ऐसी चीजें हो, तो उन चीजों को भी आप यहाँ पे इंक्लूड करो। फिर कंपनी किस तरीके से काम करती है कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन या टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, इसके रिगार्डिंग में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, उसकी रिपोर्टिंग में जाती है। अलॉन्ग विद दैट कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कंपनी की कितनी है, फॉरेन एक्सचेंज आउटगो कंपनी का कितना है, वो चीजों को भी रिपोर्ट करना होता है आपको अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। फिर बात आती है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। कंपनी ने क्या रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना रखा है, और अगर बना रखा है तो क्या उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, क्या कंपनी को कोई ऐसा रिस्क है, क्या बोर्ड को ऐसा लगता है कि अभी के दौरान, मतलब कंपनी की एग्जिस्टेंस को लेके कंपनी को कोई ऐसा रिस्क है जिसके वजह से हो सकता है कि अगले 2-4 साल 5 साल में कंपनी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी, वगैरह वगैरह, कोई भी ऐसा रिस्क है तो उसके बारे में भी चर्चा करनी होती है आपको बोर्ड रिपोर्ट में, और आपको साथ में ये भी बताना होता है कि आपने उसके लिए क्या पॉलिसीज वगैरह बनाई है, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो उस रिस्क को। ठीक है जी, तो इसकी जानकारी भी आप रखते हैं अपने बोर्ड में। उसके बाद बात आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारा अगला सेक्शन आने वाला है, सेक्शन नंबर 135। तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कुछ एक एक्टिविटीज वगैरह, कुछ एक प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स वगैरह की, तो उसके रिगार्ड में कंपनी ने क्या इनिशिएटिव वगैरह लिया है, उसका भी ब्यौरा आपको देना होगा अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। फिर बात करते हैं कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो, या फिर अगर कोई भी ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी है जिसका की पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 25 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, मतलब कि कोई भी लिस्टेड कंपनी या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 25 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा है, तो उनको एक स्टेटमेंट और ऐड करना होता है जो कि बात करता है परफॉर्मेंस के बारे में, कि ओवरऑल आपको एक इवैल्यूएशन करके बताना है कि भैया जो बोर्ड है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो हमारी कमिटीज वगैरह है, बोर्ड कमिटीज है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स है हमारे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही पूरे साल में, उसकी एक इवैल्यूएशन करते हुए एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया जाएगा, और उस स्टेटमेंट को भी आप ऐड करोगे कहां पे, अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। ये सब ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, लिस्टेड कंपनी या फिर कोई ऐसी कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 25 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा है ना। एग्जेम्पशन आया टू गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पशन क्या आया कि भैया अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो जो हमने अभी पॉइंट देखा इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो कि इवैल्यूएशन करता है डायरेक्टर्स का, तो आपको पता होगा गवर्नमेंट कंपनीज में कई सारे ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से ही, कुछ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं जिनको एज अपॉइंट किया जाता है एज अ डायरेक्टर उस गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑब्वियस सी बात है उनके लिए स्टेटमेंट वगैरह ड्राफ्ट करना थोड़ी सी गलत सी बात हो जाती है, तो इसलिए उनको एग्जेम्पशन दे दी गई कि भैया उनको, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज को, ये जो क्लॉज पी था इसको फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती। फिर बात करता है कि कुछ और मैटर्स भी हैं जो कि प्रिस्क्राइब किए गए, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, वो भी आपको इंक्लूड करना होता है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। मतलब इतनी बातें तो आई गई, अलॉन्ग विद दैट कुछ मैटर्स ऐसे भी हैं जो कि अलग से प्रिस्क्राइब किया गया जिसको भी आपको इंक्लूड करना है अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ना।
फिर कहा गया क्या कि प्रोवाइडेड एट वेयर डिस्क्लोजर एफर्ट, जैसे कि अभी मैंने पीछे बात की थी कि अगर कोई डिस्क्लोजर वगैरह ऐसा है जो कि आपने ऑलरेडी, मतलब इस सेक्शन में वो डिस्क्लोजर के बारे में कह रहा है और वो डिस्क्लोजर आपने ऑलरेडी दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उसको आपको दोबारा बोर्ड रिपोर्ट में रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। फिर एक आपने ई पॉइंट देखा था, जो मैंने आपको, जब ई पॉइंट आया था तो मैंने आपको उसके ऊपर हिंट दिया था क्या कि ई पॉइंट था जो कि बात कर रहा था किस चीज के ऊपर, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की पॉलिसी या फिर उसके रेम्युनरेशन की क्या पॉलिसी है। एक आपने अभी ओ पॉइंट देखा, आपने जस्ट अभी एक ओ पॉइंट देखा कॉर्पोरेट सोशल रिगार्ड इनिशिएटिव के रिगार्डिंग में, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की इनिशिएटिव वगैरह के रिगार्डिंग में, या फिर जो ऑडिटर्स, जो हमारे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है या फिर जो उसकी रेम्युनरेशन की रिगार्डिंग में पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज के ऊपर अगर कोई भी सूचना ऐसी है जो कि कंपनी ने ऑलरेडी अवेलेबल करा रखा है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो माना जाएगा कि वो अपने आप में सफिशिएंट है और उसको उनको दोबारा से बोर्ड रिपोर्ट में डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। तो ये इनको एक तरीके से छूट दे दी गई कि भैया ये तो दो मुद्दे हैं, ये ऐसे हैं जो कि जनरली स्टैटिक फॉर्म में रहते हैं, तो अगर आपने इसको एक बार ही मेंशन कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर और जो भी इसके अंदर चेंजेस होते हैं वो आप कभी होते हैं तो करते रहते हो वेबसाइट के ऊपर, तो आपको अलग से बोर्ड रिपोर्ट में इसको इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है, माना जाएगा कि कंप्लायंस तब भी हो रही है। चलिए, अब यहाँ पे देखा था अदर मैटर्स एज में भी प्रिस्क्राइब, तो उस अदर मैटर्स को एक बार देखेंगे तो रूल 8 बताता है कि कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बोर्ड रिपोर्ट में शामिल करनी होती है। क्या ऐसी चीजें हैं? तो कहता है कि फाइनेंशियल समरी क्या है, मतलब जो पूरे साल की आपकी फाइनेंशियल्स है मोटा मोटा कि क्या टर्नओवर है, क्या प्रॉफिट है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है वगैरह वगैरह, उस चीज की एक समरी के रूप में भी आप चीजों का जिक्र करोगे, उसके हाईलाइट्स वगैरह लोगे अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद अगर बिजनेस का जो नेचर है उसके अंदर कोई चेंज आया है, जो बिजनेस का हमारा नेचर है, जिस फील्ड में हम काम करते थे उसके अंदर अगर कोई चेंजेस वगैरह आए हैं तो उसको भी आप इंक्लूड करोगे अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। अगर कोई भी आपका डायरेक्टर या की एमपी की मैनेजरियल पर्सोनल जो है उसको अपॉइंट किया गया उसी साल के दौरान और उसी साल अगर उसने रिजाइन कर दिया है तो उसकी जानकारी भी आप इसके अंदर लोगे। मतलब कोई भी डायरेक्टर्स वगैरह जिनको अपॉइंट किया गया हो उस साल में, या फिर कोई डायरेक्टर्स वगैरह ऐसे हैं या केएमपी वगैरह ऐसे हैं जो कि रिजाइन करके गए हैं उस साल में जिस साल का आप बोर्ड रिपोर्ट बना रहे हो, तो उसकी जानकारी भी आपको इंक्लूड करनी है अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। अगर द नेम ऑफ कंपनीज विच हैव बिकम सीज्ड टू बी सब्सिडरीज, मतलब कि जो कंपनीज वगैरह ऐसी हैं जो कि पहले सब्सिडरी हुआ करती थी अब वो सब्सिडरी नहीं रहेगी, पहले जॉइंट वेंचर्स थी अब जॉइंट वेंचर नहीं रहेगी, पहले एसोसिएट कंपनी थी अब एसोसिएट कंपनी नहीं रह गई है, तो ऐसी भी अगर कोई जानकारी घटना घटी है पूरे साल के दौरान तो उसकी जानकारी भी आपको बोर्ड रिपोर्ट में देनी होती है। फिर बात आती है डिपॉजिट्स को लेकर। डिपॉजिट एक अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है कंपनीज के मामले में कि भैया डिपॉजिट्स वगैरह की जानकारी आपको अच्छे से देनी होती है और उसके सारे जो अपने सेक्शंस पढ़े थे, चैप्टर 5 पढ़ा था, उसका भी फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो उसी के रिगार्ड में क्या है कि अगर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया ड्यूरिंग द ईयर तो वो बताओगे। अगर आपका कोई डिपॉजिट ऐसा है जो कि अनपेड या अनक्लेम्ड है, मतलब उसकी पेमेंट की डेट आ गई थी लेकिन आप पे नहीं कर पा रहे हो, या अगर आप पे कर पा रहे हो तो सामने वाला उसको क्लेम नहीं कर रहा, तो वो सिचुएशन में आपको बोर्ड रिपोर्ट में शामिल करना है। अगर आपने रीपेमेंट में डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया या फिर इंटरेस्ट वगैरह पे करने में कोई डिफॉल्ट किया है, अगर किया है तो उसकी रिपोर्टिंग भी जाएगी और उसके साथ साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि कितने ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर आपने रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया या इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया और कुल मिला के कितना पैसा इन्वॉल्व है, मतलब कितना पैसा ऐसा था जो लौटाना था और आप नहीं लौटा पाए। और ये आपको 3 अलग अलग डेट पे बताना होगा, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास कितना डिफॉल्ट था उसका अमाउंट बताओगे, नंबर ऑफ केसेस बताओगे, एंड ऑफ द ईयर में कितना अमाउंट था और कितने नंबर ऑफ केसेस थे वो रिपोर्ट करोगे, और अलॉन्ग विद दैट पूरे साल के दौरान आपका हाईएस्ट कितना गया, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कितने थे जिसमें डिफॉल्ट था और मैक्सिमम डिफॉल्ट कितना था जिसमें डिफॉल्ट था। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि साल के शुरुआत में सपोज करो 20 केसेस थे, साल के दौरान और 40-50 केस आए लेकिन एंड होते होते सिर्फ 10 केस रह गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साल में ऐसा भी रहा कि 20 और 40 और आए, टोटल 60 केसेस थे लेकिन आपने 50 निपटा दी तो अब एंड में 10 बचे, तो आप 20 भी बताओगे 10 भी बताओगे और वो 60 की इंफॉर्मेशन भी दोगे कि साल में ऐसा भी एक समय आया था जहां पे डिफॉल्ट नंबर ऑफ केसेस जो थे वो 60 थे एंड रिस्पेक्टिव जो भी उसका अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व था, तो ये जानकारी भी आपको देनी होती है। फिर बात करता है कि जो चैप्टर 5 है रिलेटेड टू डिपॉजिट्स, अगर आपने उसकी कंप्लायंस में कोई भी कमी करी है, कोई भी कंप्लायंस वगैरह अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं किया हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपको करनी होगी इसके अंदर। फिर बात आती है कि अगर कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स या फिर कोई भी रेगुलेटर्स ने कोई भी ऑर्डर पास किया है कंपनी के अगेंस्ट जो कि अपने आप में सिग्निफिकेंट ऑर्डर है, कोई मटेरियल ऑर्डर है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट जजमेंट वगैरह पास हो गया कंपनी के अगेंस्ट, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको डिस्क्लोजर देना होगा। वो जो ऑर्डर है उसका इंपैक्ट अगर पड़ रहा है हमारे गोइंग कंसर्न के ऊपर या फिर आने वाले जो कंपनी के फ्यूचर ऑपरेशंस होंगे उसके ऊपर उस ऑर्डर का कोई इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसकी चर्चा भी आपको करनी होगी अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कि पूरे साल के दौरान ऐसा कोई ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर से ये इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो इस टाइप का एक स्टेटमेंट बना के आप
इंसर्ट करोगे अपने बोर्ड रिपोर्ट में। फिर बात आती है एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि किस तरीके की पॉलिसीज वगैरह बना रखी है अपने फाइनेंशियल कंट्रोल के रिगार्डिंग। तो पहली बात तो ये है कि नहीं है, ये अपने आप में जरूरी होता है, और अगर है तो क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहा है जो आपका फाइनेंशियल कंट्रोल है, तो उसके बारे में भी डिटेल्स आप दोगे अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। नाउ फिर बात आती है सेक्शन नंबर 148 की, जो कि बात करता है कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट ऑडिट के बारे में। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको कॉस्ट ऑडिट करवाना होता है, और जो कंपनीज ऐसी होती है जो कि कॉस्ट ऑडिट करवाना होता है उनको कुछ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो आपको डिस्क्लोजर देना होता है कि क्या आपकी कंपनी के ऊपर ये रिक्वायरमेंट आती है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है, और अगर आती है तो क्या आपकी कंपनी जो है वो प्रॉपरली इन अकाउंट्स को, इन रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करती है कि नहीं करती, उसको प्रॉपरली तय करके रख रही है कि नहीं रख रही है। इस चीज की आपको डिस्क्लोजर एक और देनी होती है ना। फिर बात आती है क्या कि जो एक एक्ट है रिलेटेड टू वुमेन हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, मतलब एक एक्ट है कि जो आपका हरेसमेंट रिगार्डिंग, मतलब जिसमें कह लो कि सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशंस एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस वगैरह दिए गए हैं कंपनीज को फॉलो करने के लिए, क्या कंपनी इसको प्रॉपरली कंप्लाई करती है कि नहीं करती, क्या इस टाइप की कोई कमेटी वगैरह कंपनी ने कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है कि नहीं रख रखा, उसके रिगार्डिंग में आपको स्टेटमेंट देनी होती है। आप जनरली देखोगे किसी किसी कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट में तो वहां लिखा होता है कि हाँ जी कंपनी ने इतने सारे केसेस उनके पास आए हरासमेंट के रिगार्डिंग, कमेटी ने उसको इतने को सॉल्व कर दिया और एट दी एंड कोई भी केसेस नहीं बचे। इस टाइप की जानकारी दी होती है कि स्टेटमेंट ये ऐसा इंसर्ट करते हैं अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, तो वो करना भी जरूरी होता है। फिर बात आती है कि भैया रूल 8 में जितनी भी चर्चाएं हुई, ये सारी चर्चाएं आपकी ओपीसी और स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती, ये आपने पीछे भी देखा था। फिर बात करते हैं कि भैया ओपीसी या स्मॉल कंपनी जो है वो कैसे काम करेगी, अगर वो ये काम नहीं करेगी तो उसको लिए बताया गया कि उनको एक एवरेज बोर्ड रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए एक शॉर्ट फॉर्म, जैसे समराइज्ड बोर्ड रिपोर्ट, एवरेज मतलब आपने देखा ही हुआ है कि समराइज्ड फॉर्म में बोर्ड रिपोर्ट प्रिस्क्राइब करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको फॉलो करते हुए 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी जो होती है वो अपने बोर्ड रिपोर्ट को तैयार करती है, जिसमें इतनी डिटेल्ड बातें नहीं होती। नाउ बोर्ड रिपोर्ट इन केस ऑफ ओपीसी। तो बोर्ड रिपोर्ट इन केस ऑफ ओपीसी का मतलब क्या हुआ कि एवरेज फॉर्मेट में बताया जाएगा, जिसके अंदर मेनली एसेंशियली क्या चीजें कवर होनी चाहिए। तो अगर कोई भी क्वालिफिकेशन, रिजर्व या फिर रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क या फिर कोई भी डिस्क्लेमर वगैरह ऐसा है जो कि दिया गया है किसके द्वारा, ऑडिटर्स के द्वारा, और उसके ऊपर उनकी एक्सप्लेनेशन आएगी, तो वो ही एक तरीके से माना जाएगा कि उनका वो कंबाइंड बोर्ड रिपोर्ट है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि एवरेज बोर्ड रिपोर्ट प्रिस्क्राइब करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके अंदर मेनली एसेंशियली क्या चीजें होनी चाहिए कि उसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इंक्लूड हो जाए किसका, उन सारी क्वालिफिकेशंस का जो कि मार्क करता है कौन, हमारा ऑडिटर। तो उस चीजों को भी हम मान लेंगे कि सफिशिएंटली ओपीसी का बोर्ड रिपोर्ट तैयार हुआ है। नाउ अगली चर्चा आती है हमारी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बेसिकली क्या बात करता है कि जैसा आपने देखा कि एक पार्ट है, एक एसेंशियल पार्ट है किसका, बोर्ड रिपोर्ट का, मतलब बोर्ड रिपोर्ट जो होगा उसके अंदर इसका शामिल होना जरूरी है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो स्टेटमेंट के अंदर होगा कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने अपने एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है, और उसको प्रॉपरली फॉलो किया है कि नहीं किया। उसके बाद बात आती है कि जो भी उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह अपनी कंपनी में बना रखी हैं जिसको कि वो अप्लाई करते रहते हैं, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो वो चूज करते हैं या फिर कोई एस्टिमेट्स होते हैं, कोई जजमेंट्स वगैरह होते हैं जैसे कि आप देखते हो अकाउंट्स के अंदर, तो उन सारे एस्टिमेट्स या जजमेंट्स को जो भी वो यूज करती है कंपनी, क्या वो कुल मिला के ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाता है कि नहीं दे पाता। मतलब जो अपनी अकाउंट्स बनती है उसके अंदर आपने जो भी पॉलिसीज, जो भी जजमेंट, जो भी एस्टिमेट्स वगैरह यूज किया है, उसको यूज करने के बाद क्या वो आपके रिजल्ट्स जो आते हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू में आते हैं या नहीं आते, तो उसके बारे में इंक्लूड किया जाएगा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद आती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर कि क्या कंपनी प्रॉपर ध्यान रखती है, पूरा ध्यान रखती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि कहीं ना कहीं सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स होता है। मतलब अगर रिकॉर्ड्स वगैरह आपके प्रॉपरली मेंटेन होंगे, रिजर्व उसको सही से रखा जाएगा, उसको ध्यान पूर्वक रखा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं आपके जो एसेट्स होते हैं वो सेफ गार्डिंग का काम करता है। अलॉन्ग विद दैट कोई भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं तो उसको प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करने में भी मदद किया जाता है। तो क्या इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता डायरेक्टर्स के द्वारा, वो भी आपको स्टेट करना है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद आती है कि जो अकाउंट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं कंपनी के अंदर, क्या वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनाए गए हैं, उसकी स्टेटमेंट भी जाएगी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद अगर बात करते हैं कि डायरेक्टर जो है वो लिस्टेड कंपनी के हैं,
तो फिर उस केस में जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है कंपनी का, वो प्रॉपर है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं, और वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके ऊपर भी आपको एक स्टेटमेंट लिखना होता है। कहां पे? अपने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर। ये कब आएगी? जब आपकी कंपनी होगी लिस्टेड कंपनी, तो उसके ऊपर आपको इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी कमेंट करना होगा कि ये प्रॉपरली काम करते हैं या नहीं करते। अब ये होता क्या है, तो इसके ऊपर कहा गया कि इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो भी पॉलिसीज वगैरह कंपनी बनाती है, जो भी पॉलिसी या प्रोसीजर्स वगैरह कंपनी अडॉप्ट करती है, प्रिपेयर करती है, अडॉप्ट करती है, जिससे कि ये इंश्योर हो पाता है कि जो बिजनेस है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, एफिशिएंटली बिजनेस हमारा काम कर रहा है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है क्या क्या, कि जो कंपनीज की पॉलिसीज वगैरह है उसको कोई वायलेट नहीं कर रहा, प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहा है, नंबर 1। उसके बाद जो एसेट्स की सेफगार्डिंग है वो भी प्रॉपरली हो पा रही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फ्रॉड्स वगैरह होते हैं तो वो टाइमली हम प्रिवेंट या डिटेक्ट कर पाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई एरर्स वगैरह होता है तो उसको भी हम ठीक ठाक समय पे जान लेते हैं और उसको करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली हमारे कंप्लीट तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, उसके अंदर कोई भी वॉयलेशंस वगैरह नहीं है। और जो भी हमें रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है वो भी हम टाइमली प्रिपेयर करके प्रोवाइड कर पाते हैं। तो अगर ये सारी चीजें, जो ओवरऑल बिजनेस का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली सही से काम कर रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो प्रॉपरली, इफेक्टिवली, एडिक्वेटली काम कर रहा है। और अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मतलब आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो वीक है, उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। उसके बाद डायरेक्टर्स ये भी बताएंगे कि भैया उन्होंने प्रॉपर एक सिस्टम बना रखा है जिससे कि जो भी उनके पास लॉ उस कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं उन सभी का वो कंप्लायंस कर पाते हैं सही तरीके से, कोई भी उसके अंदर वायलेशंस वगैरह नहीं होती है। इसके लिए उन्होंने एक तरीके से सिस्टम, एक डिवाइस किया हुआ है कंपनी के अंदर, जिससे कि अगर कोई वायलेशंस होती भी है तो वो उनको इजीली पता लग जाती है और उसको वो करेक्ट कर पाते हैं टाइमली। तो इसको भी इंश्योर करेंगे वो अपने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं 6 मुद्दे हैं जिसकी चर्चा करनी होती है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर। फिर बात आती है साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, मतलब कि बोर्ड रिपोर्ट जो होगा ऑब्वियसली साइन होगा। साइन किसके द्वारा किया जाएगा? तो सीधी सी बात होती है, अगर बोर्ड का कोई चेयरमैन बनाया गया, ऑथराइज किया गया, तो ऑब्वियसली वो चेयरमैन साइन करेगा। अगर चेयरमैन नहीं है तो उस केस में क्या होंगे? 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से कि एक डायरेक्टर कौन होना चाहिए? हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर। और अगर ऐसी सिचुएशन है लाइक ओपीसी, तो वहां पे एक ही डायरेक्टर होता है, तो वो एक डायरेक्टर ही साइन करेगा और माना जाएगा कि हमारा बोर्ड रिपोर्ट ऑथेंटिकेटेड है, साइंड है। बात आती है अब कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर। कॉन्ट्रावेंशन में सबसे पहला पॉइंट आया कंपनी। अगर कंपनी की बात करें तो उसके ऊपर अगर वो कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है इस सेक्शन के अंदर, तो मिनिमम जो पेनल्टी लगेगी, मतलब फाइन लगेगा, वो होगा 50,000 और मैक्सिमम जाएगा कितना? 25 लाख तक। ऑफिसर की बात करें, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो उसको इंप्रिजनमेंट होगी जो कि एक्सटेंड की जा सकती है मैक्सिमम 3 इयर्स। अलॉन्ग विद दैट उसको फाइन लगाया जा सकता है 50,000 रुपए का मिनिमम और मैक्सिमम जाएगा 5 लाख रुपए तक। और बोथ का भी प्रोविजन है, मतलब कि इंप्रिजनमेंट भी होगी और एज वेल एज जो पेनल्टी है वो भी लगाई जाएगी। तो ये आ गया पेनल्टी के रिगार्ड में। नाउ एक एग्जांपल है आपके पास। एग्जांपल क्या बात कर रहा है? कह रहा है एबीसी कंपनी इज अ 1 पर्सन कंपनी एंड हैज ओनली 1 डायरेक्टर हु शैल ऑथेंटिकेट द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड द बोर्ड रिपोर्ट। कह रहा ओपीसी है, एक ही डायरेक्टर है, उसने ऑथेंटिकेट कर दिया, तो क्या कोई दिक्कत करी? कोई दिक्कत नहीं करी भैया। कहा ही गया है कि ओपीसी के केस में तो एक डायरेक्टर है, वो सफिशिएंट है उसको साइन करने के लिए, और जो वो साइन करेगा वो माना जाएगा कि उसके अंदर कोई भी कमी पेशी नहीं है, वो अपने आप में इन ऑर्डर है। ठीक है जी, चलिए, तो ये सारी बात थी हमारी इन रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 134, जो कि मोटा मोटा एरिया कवर करता है बोर्ड रिपोर्ट का। थोड़ी सी बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी कवर्ड था हमारे सेक्शन नंबर 129 के। चलिए, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपसे सीएसआर को लेते हुए, विच इज सेक्शन नंबर 135। जी, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 जो है ये बात करता है बोर्ड रिपोर्ट की। अब आपको ध्यान होगा कि आपने बोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी। पहले आपको उसकी झलक दिखा दूं कि आपने क्या टॉपिक पढ़ा है और उसके अंदर क्या बदलाव है, उसको भी देख लीजिए। हमने जब बोर्ड रिपोर्ट में आए तो बोर्ड रिपोर्ट में हमने देखा कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है ना? जब बोर्ड रिपोर्ट में हमने देखा कि क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, तो उसके बाद एक उसी के अंदर इंसर्शन और ऐड कर हो गया है। मतलब कहने का मतलब कि जितनी चीजें पहले हुआ करती थी उसके अलावा एक लाइन आपका और ऐड हो गया, जो कि आपके बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनेगा अब से। ठीक है, क्या है वो चीज, उसको देख लेते हैं। तो ये आपका एक रूल 8 आता है। रूल 8 आपको क्या कहता है कि द बोर्ड रिपोर्ट, द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड शैल आल्सो कंटेन, क्या क्या चीजें उसके अंदर आएंगी। तो उसके अंदर ये कुछ लिस्ट बताई गई थी जिसके अंदर ये सारी चीजें और आपकी इंक्लूड की जाती है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। आई होप आपको ये चीज पहले से पता है। उसके अंदर हमने देखा था फाइनेंशियल समरी होती है, हाइलाइट्स होते हैं, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस अगर है तो वो होता है, डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स केएमपी हु वर अपॉइंटेड और हैव रिजाइन्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये होता है। और इसके बाद आपको रुक जाना है।
तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पे जाने से पहले आपको रुक जाना है और यहां पे एक पॉइंट और इंसर्ट कर दिया गया। वो क्या इंसर्ट किया गया उसको देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि रूल नंबर 8 के सब रूल 5 में आफ्टर क्लॉज 3 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली 3A। तो जब आप ये 3 पढ़ोगे तो 3 के बाद आपको 4 नहीं पढ़ना है, आपको इसके पहले क्या पढ़ना है, इस 3 का A। इस 3 का A क्या बता रहा है, इस 3 का A बता रहा है क्या स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपिनियन ऑफ द बोर्ड विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द प्रोफिशिएंसी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड ड्यूरिंग द ईयर। अरे वाह, मतलब कि अब बोर्ड को अपना एक स्टेटमेंट और बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जांच पड़ताल करेगा, बताएगा कि उसके क्या विचार हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को लेके। जब हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो वहां पे प्रोफिशिएंसी भी आपकी इंक्लूड हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अब बोर्ड रिपोर्ट में जो बोर्ड होगी वो एक स्टेटमेंट और नया बनाएगी जो कि बात करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये एक और मैंडेटरी चीज जो है वो बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट में ऐड हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं कि बोर्ड रिपोर्ट में जो नया ऐड हुआ, बोर्ड रिपोर्ट के सारे पैरामीटर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें अगर कुछ नया ऐड हुआ है दैट इज 3A तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर क्लैरिफिकेशन के लिए आपको बताया गया कि प्रोफिशिएंसी का यहाँ पे क्या मतलब है। तो प्रोफिशिएंसी को आपको इस तरीके से समझना है कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं उनका एक होता है ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, और ये कंडक्ट कौन कराता है, ये कराता है इंस्टीट्यूट जो कि नोटिफाई किया गया अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 150। अब सेक्शन 150 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन्होंने नोटिफाई कर रखे हैं कई इंस्टीट्यूट और एसोसिएशंस को जो कि ये काम करती है। क्या काम करती है, वो ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करवाती है और उसके बाद ही वो किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रोफिशिएंसी के बारे में जान पाती है और अगर वो डायरेक्टर उसको पास कर पाता है तभी वो एक एलिजिबल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाता है। ठीक है, तो यहां पे प्रोफिशिएंसी जो है बस उसको एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है। प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि वो प्रोफिशिएंसी जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने हासिल की होगी, कब, उस टेस्ट को देने के बाद। वो टेस्ट किसने कराया होगा, इंस्टीट्यूट ने कराया होगा। किस इंस्टीट्यूट ने कराया होगा, वो सारे इंस्टीट्यूट जिसको नोटिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 150। ठीक है, तो इतनी सी बात है। ये अमेंडमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अमेंडमेंट नंबर 5 अंडर चैप्टर नंबर